एक्टिंग कई न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होती है. सो इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड व्हेन वी हैव टू ट्रीट इट, वी हैव टू ट्रीट इट लाइक डिजीज. डॉक्टर अफजल ने और मुझे इनवाइट किया था कॉन्फ्रेंस में फैसलाबाद में कि टॉक अबाउट ओबेसिटी. तो मैंने कहा वेयर आई एम कमिंग इन टॉकिंग ओबेसिटी, जहाँ के ये सूखा सड़ा है तो मोटा ताजा है. When we consider mota taza as healthy, how can we talk of obesity? That's what in our culture is. आजकल आपको पार्लर में पैकेज मिल रहा है कि आप 4-5 GLP-1 के इंजेक्शन भी लगा दें, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो रही है तो डॉक्टर साहब मुझे 3-4 इंजेक्शन लगवा दो ताकि मैं कपड़े पहन सका शादी. We are taking all this so lightly, as if it's obesity is a serious illness, and that's I want to show you and share with you this. So ominous octet, जो कि हमें फोकस करना चाहिए डायबिटीज में. डायबिटीज में फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर एंड HbA1c आर नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इज द पैथोलॉजी, व्हाट इज द हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू, एंड द ominous octet. इन ये चीज जो है इसको सबको ट्रीट करना है. और जैसे डॉक्टर फवाद ने लेक्चर में अपने कहा कि द फ्यूचर इज GLP-1. GLP-1 is the only drug which treats 6 to 8 of these pathologies. And that is why surprisingly, जबकि 3-4 हज़ार की दवाई मिल रही है तो फिर भी हम एमरेल, डाइमाइक्रॉन और वो लिख रहे हैं, और जो दवाई जो रूट कॉज को ट्रीट कर रही है वो नहीं लिख रहे डायबिटीज में. So please think of ominous octet, that you are treating ominous octet and not HbA1c or fasting blood sugar and all. Now, one of the components is adipose tissue. Let's begin. How important is that? The buzzword of today, there are going to be no cardiologists, nephrologists, and diabetologists. And it's all going to be one, cardio-renal metabolic. Just focus on this. कि एक नॉर्मल आदमी स्टेज 0 है, उससे एक्सेस डिसफंक्शनल एडिपोज टिश्यू होता है. स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 3 में, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली कार्डियोवैस्कुलर एंड रीनल. तो हर आदमी को कार्डियोवैस्कुलर, रीनल, ये आपको ट्रीट करना है. और आप फ्रंट लाइन डॉक्टर हो. अगर आप ही अच्छी तरह ये स्टेज 1 और 0 को मैनेज करोगे तो ये नीड नहीं, जरूरत नहीं होगी उस स्टेज में जाने की. तो प्लीज इसकी तस्वीर लें और इसको दिमाग में हर वक्त रखें कि आपके पास जो ही 70% अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आता है, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक, कि आपने ये ट्रीट करना है. ये एक मैकेनिज्म है. और ये साथ आप देखें ड्रग्स हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट SGLT2 एंड GLP-1 का क्या रोल है. नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस. वी आर व्हाट वी आर. तस्वीर को देखें क्या है, राइट साइड पे देखें और लेफ्ट साइड. वी लिव टू ईट एंड ईट टू लिव. I had a session in Gujranwala a couple of years ago, 10-15 years ago, and the session was on basal bolus regime. मैंने कहा उस जगह के बेसल बोलस क्या आप बात कर सकते हैं जब अभी नाश्ता निकला नहीं, दोपहरी की पका है. You know, we think of nothing but food. But this appetite regulation is a very complex thing. ये जो ख्याल है कि भाई खाना ना खाओ और आप कमजोर हो जाओगे, ऐसे नहीं. एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है बॉडी में जो कि एनर्जी कंट्रोल करता है. अगर आप ज्यादा एनर्जी खाएंगे तो आपकी एनर्जी लॉस, एक्सेस यूज हो जाएगी. अगर आप कम एनर्जी करेंगे तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी. ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है. लेकिन जो मैकेनिज्म आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो हेडोनिक मैकेनिज्म है. हेडोनिक मैकेनिज्म क्या है, फजे के पाए खाने, फलाने की रबड़ी खानी, वो जो जायका और एडिक्शन है टेस्ट की, वो आप GLP-1 से कंट्रोल नहीं कर सकते. तीसरा है हैबिट. सुबह उठ के नाश्ता करना है, दोपहर को हमने खाना खाना है, रात को हमने खाना खाना है, दैट इज अ हैबिट. तो आप GLP-1 दें भी तो आप ये 2 मैकेनिज्म कंट्रोल नहीं कर सकते. ये जो फजे के पाए और ये दैट्स एन एडिक्शन. इसलिए जैसे ही आप GLP-1 बंद करेंगे आपको दोबारा वजन बढ़ जाए. तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग ओबेसिटी,
एंड वी हैव गॉट टू मैनेज इट। तो पहले तो हम समझे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन कि डिजीज क्या है। देखिए मेटाबॉलिक सिम्टम, NAFLDL जो इसका नाम अब चेंज हो गया है, गॉल स्टोन, इनफर्टिलिटी, यू नेम इट, ऑल दीज आर डिजीजेस कॉज्ड बाय ओबेसिटी एंड ओवरवेट। बट सबसे बड़ी डिजीज जो होती है और जो आप सब इग्नोर करते हैं वो स्नोरिंग। स्नोरिंग, आपका लेडीज बैठी हुई, अगर आपके हस्बैंड स्नोर करें तो इट्स अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, बिकॉज इट मेक्स योर लाइफ इम्पॉसिबल। बट स्नोरिंग इज अ सिग्नल कि आदमी का वेट बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन नहीं जा रही, एंड लुक एट द डैमेज इट्स गोइंग टू डू टू द ब्रेन। पाकिस्तान में ऐसा स्टेज आया है कि रूरल और अर्बन एरिया, आजकल अर्बन एरिया के बच्चे जो हैं अब 54% ओबीस है और रूरल एरिया में अंडर स्टेंटेड है ग्रोथ। तो हमारे पास एक स्ट्रेंज डायलेमा है कि सिटीज में बिकॉज ऑफ जंक फूड एंड ऑल द चिल्ड्रन आर बिकमिंग ओबीस एंड विलेजेस में स्टंटेड ग्रोथ एंड मैल न्यूट्रिशन। सो इट्स अ चैलेंज वी हैव टू फेस, हाउ टू बैलेंस दैट चैलेंज। 1 बिलियन लोग होंगे ओबेसिटी के साथ 2030, and therefore you as frontline doctors have to be expert in management of obesity, have to be experts in it, and inshallah you can. अच्छा, ये है ओबेसिटी की क्लास। हम मेजर करते हैं BMI। BMI क्या है? वेट ओवर हाइट। लेकिन BMI में भी डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है BMI? बताइए। It doesn't measure muscle mass. It doesn't measure. तो आपको waist circumference, waist hip ratio वो भी साथ मेजर करना है, तो then you get an idea कि आदमी को क्या है। लेकिन क्लासेस में आपको देखें, ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। क्लास 3 जो है, do not waste your time on medication. Gastric bypass is the only solution for that. Do not waste your time on that. जो class 1 है can be managed by diet, exercise and weight and some drugs. Class 2 में semaglutide and other drugs, liraglutide. So वो इनकी importance है इसकी। Now obesity का pathology क्या है? Asians जो हैं, Asians की obesity is very strange. The fat sticks to the liver. फैटी लिवर बहुत कॉमन है एशियंस में। वो हमारी सेंट्रल ओबेसिटी है, विसरल ओबेसिटी। यूरोपियंस में सब कुटेनियस है। आप जापानीज रेसलर्स आपने देखे होंगे, सूमो रेसलर्स, वो 600 किलोस के होते हैं, लेकिन उनको डायबिटीज या कोई नहीं होती, क्योंकि उनकी सब कुटेनियस फैट होती है। हमारी फैट विसरल फैट है, एंड द मोस्ट डेंजरस इज विसरल फैट। तो ये देखें, विसरल फैट से क्या होता है? लिवर फैट, पैंक्रियाटिक। डू यू नो, हम पहले हमें सारे पैथोलॉजिस्ट बताते थे कि जैसे जैसे डायबिटीज बढ़ती है बीटा सेल्स की डेथ होती है। हर साल 4 to 8% बीटा सेल डाई करते हैं। पढ़ाया जाता है कि नहीं हर साल? बट एक्चुअली बीटा सेल नेवर डाई। इट इज द पैंक्रियाटिक फैट एंड द लिवर फैट which is causing dormance of the beta cell. Please remember this. That is why Professor Schwartz ने कहा है कि अगर 2 हफ्ते आदमी को सिर्फ पानी दो और कुछ भी ना खिलाओ, उसकी आप डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। उसने 500 केसेस डेमोन्स्ट्रेट की। And we'll be surprised. We asked him all questions कि what about, कहते 2 दिन आप बड़े मिजरेबल फील करोगे, उसके बाद आप perfectly healthy. Ketones are the best food for the body and the heart. तो ये एक चीज है कि इसलिए डायबिटीज की ट्रीटमेंट में इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नंबर 1 इन लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज एंड तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कांट डू कंप्लीट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग और रमजान के खुद हमारे रिलीजन में कितने बेनिफिट्स कुदरत ने खुद रखे हुए हैं। तो ये प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ दिस बिकॉज इट शोज यू कि जो फैट है वो किस किस ऑर्गन में जाती है। और अब एक आदमी आता है, वो उसकी 70 किलो वजन है, नॉर्मल होना चाहिए। दूसरा आता है 90 किलो, वो 20 किलो कहाँ जाते हैं? वो 20 किलो यहाँ जाते हैं, वो 20 किलो यहाँ जाते हैं। और वो कैसे रिमूव होंगे ये अभी आगे बात करते हैं। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये विसरल फैट मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट करती है आपको।
अच्छा, मैंने कहा एक हम हंगर के लिए खाते हैं, एक प्लेजर के लिए, एंड डिसाइडिंग टू। ये 3 मैकेनिज्म है प्लीज। हंगर जबकि भूख लगती है, ईटिंग फॉर प्लेजर फजे के पाए वाला, और डिसाइडिंग टू ईट टाइमिंग ऑफ फूड। ये 3 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग, डिसाइडिंग टू ईट, किसने हमें कहा है कि हम 4 दफा खाना खाएं? इट्स अ हैबिट. Look, many parts of Africa, people have breakfast and then they have dinner. They have no intermediate. It's all a habit. और ये जो है खासकर ईटिंग फॉर प्लेजर, इसका तो फिर बहुत ही मुश्किल है कंट्रोल करना। लेकिन हम जो अभी तक दवाइयाँ बना चुके हैं वो हंगर को कंट्रोल करने के। तो अभी भी गैप है, हमें ईटिंग फॉर प्लेजर और डिसाइडिंग टू ईट को कंट्रोल करना है। और उसके लिए अमेरिका में भी दवाइयाँ बनी है, टॉपोमरेट, नाल्ट्रेक्सॉन, एंड ये सारी दवाइयाँ जो पाकिस्तान में अभी नहीं आई, जो कि हाइपोथैलेमस पर एक्ट करती हैं। लेकिन हमने अभी तक सेमाग्लूटाइड बनाई है जो कि आर्कुएट न्यूक्लियस को इफेक्ट करती है, और उसका मैं आपको बताता हूँ। तो आर्कुएट न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस से नीचे, और इसमें 2 किस्म के सेंटर्स होते हैं न्यूरोपेप्टाइड के, पीओएमसी और AG1। पीओएमसी एनर्जी को अप, एनर्जी को रेगुलेट करता है, और AG1 एनर्जी को लो करता है। और इनमें सिग्नल कहाँ से आते हैं? GLP-1 जो लेप्टिन्स हैं और इंसुलिन के सिग्नल आते हैं पीएमसी को। ये ज्यादा हो जाते हैं जब एनर्जी आपकी ज्यादा होती है, और पीएमसी इफेक्ट करता है AGP को कि भाई तुम जो है भूख को कम करो। स्टमक में गैस्ट्रिक स्टेसिस हो जाती है, फुलनेस फील करते हैं आप, और आपको भूख नहीं लगती। दैट्स हाउ द मैकेनिज्म। और जब आपको भूख लगती है तो ग्रेलिन हार्मोन होते हैं जो कि स्टमक से रिलीज होते हैं, ग्रेलिन, और वो दूसरे सेंटर को रेगुलेट करते हैं। तो एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। लेकिन एक स्टेज आता है कि जब आप खाते रहते हैं तो ये बैलेंस खत्म हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट। सटाइटी का मतलब कि सेटिस्फैक्शन, और वो डिपेंड करती है स्टमक के फुलनेस पे। Just take a note of this slides. I won't go into detail, but it shows the mechanism कि ये न्यूरोपेप्टाइड्स को सिग्नल जाते हैं, या आप सैटाइटी फील करते हैं या हंगर, और फिर आप ये सिग्नल जो होते हैं नर्व्स को जाते हैं, और एनर्जी बैलेंस कंट्रोल होता है। तो एनर्जी इनटेक, हेडोनिक इनटेक होती है पैलेटेबिलिटी एंड प्लेजर, बार बार जिसका मैंने जिक्र किया है। हेडोनिक ओबेसिटी जो है ना, ये बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। व्हेन वी ईट फॉर प्लेजर, हम मेटाबॉलिक ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं GLP-1 दे के, बट हेडोनिक के लिए अबे बिहेवियर चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है, और उसको सप्रेस करना, और इसके लिए दवाइयाँ आई हैं सिग्नल के लिए, वो मैं आपको बाद में अभी बताता हूँ। ये GLP-1 की साइट्स ऑफ एक्शन है। Do you know that GLP-1 is also produced by the brain? हम कहते हैं ना L cells produce करते हैं, GLP-1 is also produced by the brain, and that is a very important signal. When you eat food, the brain GLP-1 is secreted as well as the intestinal GLP-1, and therefore they have the effect on POMC and AGY. ये देखें, हमारी बायोकेमिस्ट्री बड़ी वीक है। हम जब हम मेडिकल स्कूल में पढ़ते हैं उसके बाद बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ते नहीं है, लेकिन द बेसिस ऑफ ऑल गुड मेडिसिन इज रियली द सेल्यूलर मैकेनिज्म इन बायोकेमिस्ट्री, जो कि हमारी नॉलेज बहुत पुअर है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू दिस, टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये चीज है। अब जो GLP-1 है वो गट से हमने सिक्रीट होती है, लेकिन ब्रेन से भी होती है। अब आप क्या क्या कर सकते हैं? आप मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, फिजिकल एक्टिविटी आपको नॉर्मली करनी है। जब आपका 5% वेट लॉस है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, तो आप बिहेवियर मॉडिफाई करें और काउंसलिंग। फार्मेकोथेरेपी, नाल्ट्रेक्सॉन, बुप्रोपियन, ये हाइपोथैलेमस पर एक्ट करती है। ये दवाई पाकिस्तान, एंड आई अर्ज द फार्मा इंडस्ट्री
and their representatives sitting here to please get these medicines too from United States. Just giving semaglutide is not going to answer the problem. We have to get naltrexone, bupropion, phentermine, topiramate, and orlistat is available only. तो ये दो मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने आर्मामेंटेरियन में लानी चाहिए. और आखिरी प्रोसीजर आपका जो मैंने बताया था टाइप 3 और 4, उसमें आपको बेरियाट्रिक सर्जरी करनी पड़ती है. अब वेट लॉस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं डॉक्टर फवाद ने भी बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ. अगर आप 5% वेट लॉस करें तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरटेंशन एडवांटेज होगा. अगर आप अपना फैटी लिवर प्रिवेंट करते हैं तो आपको 5 to 10%, कार्डियोवैस्कुलर के लिए 15%, और डायबिटीज रिमिशन के लिए जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि आवर एम शुड बी डायबिटीज रिमिशन एंड नॉट जस्ट ट्रीटमेंट, उसके लिए आपको 15% वेट, और ये 15% आपको सेमाग्लूटाइड से मिलेगा और कोई ड्रग आपको ऐसा नहीं दे सकता. एक और चीज है कि सेमाग्लूटाइड का जो डोज है वो नोवो ने ओबेसिटी के लिए 2.4 दवाई बनाई है जिसका नाम वेगोवी है. ये जो हम GLP-1 यूज कर रहे हैं ओजिम्पिक उनकी, वो जो है वो इट्स नॉट डिजाइन फॉर वेट लॉस. तो हम 1 मिलीग्राम 0.5 मिलीग्राम ले वेट लॉस के लिए नहीं है. लेकिन देयर इज एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट कि जो एशियंस हैं they are 4 times more sensitive to GLP-1 than European, and therefore मेरे पास अब 2000 मरीज हैं जो कि सेमाग्लूटाइड पर हैं, और मैक्सिमम मैंने अभी तक डोज दिया है 1.5 का, और उनके 10 से 15 किलो वेट कम हो जाता. तो पाकिस्तान में यू डोंट नीड टू गो ओवर 2.4 बिकॉज वी आर डिफरेंट. हमारी ओबेसिटी डिफरेंट है. दैट इज द रिसर्च पेपर सेइंग दैट. तो ये बाकी अब 2 किस्म की सेमाग्लूटाइड हैं, सिंथेटिक भी हैं और नेचुरल भी हैं. इन सब को एक बड़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है अप्रूवल के लिए. सिंथेटिक ड्रग जो है आपको पता है टेराजेपेटाइड जो आजकल है मंजारो, वो भी सिंथेटिक है. लिराग्लूटाइड वो भी सिंथेटिक है. नेचुरल में ओजिम्पिक है. अब पाकिस्तान में भी हमारे पास नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक भी हैं. There is really not much to choose between these two. They are all tested according to 4 standard थे, वो 4 criteria उनको fulfill करने होते हैं. और इंशाल्लाह अब पाकिस्तान में भी इनके ट्रायल्स हो जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में इनकी जो सिंथेटिक हैं और नेचुरल हैं इनमें कोई फ़र्क है कि नहीं. तो मेरा टेक होम मैसेज है कि ओबेसिटी को एक डिजीज समझ के ट्रीट करें. इट्स अ डिजीज, not something we are overweight. नंबर 2, that सिर्फ जो सेमाग्लूटाइड देने से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपका हेडोनिक पार्ट जो प्लेजर ऑफ ईटिंग है एंड हैबिट ऑफ ईटिंग, उसको भी आपने मॉडिफाई करना है और ट्रीट करना है. दैट इज अ पार्टिंग मैसेज. थैंक यू वेरी मच.